नमस्कार, जय श्री राम। आज हमारे साथ अवनीश सर जुड़े हैं और स्वागत है सर शो में। और सर को बुलाने का एक कारण ये है कि हम थोड़ी चर्चा को भारतीय स्तर पर करना चाहते हैं। वो सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रखना है, मध्य प्रदेश तक, उत्तराखंड तक। भारत में कमजोर होते क्षेत्रीय दल भारत के अंदर किस प्रकार के राजनीतिक बदलाव का इशारा कर रहे हैं या किस ओर इशारा कर रहे हैं? क्योंकि कई लोगों का ये भी मानना है कि ये क्षेत्रीय दल कमजोर हैं, तो भाजपा जरूर सफल होगी, लेकिन कांग्रेस के लिए भी चांसेस बढ़ेंगे। अब बड़ी बात यह है कि क्या कांग्रेस उसको ग्रैब कर पाएगी? पहली बात तो ये। दूसरी बात, क्या क्षेत्रीय दल कमजोर होने के कारण जो विपक्ष में एक शून्यता है, क्या वो सत्ता पक्ष को भविष्य में ऐसे कड़े निर्णय ले पाने में मतलब वो सक्षम होगी जिसके बारे में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लेनी चाहिए या वैसा लेना चाहिए, या निरंकुशता की तरफ बढ़ेगी जो जन लोकप्रिय होने के बजाय जन विरोधी जैसी कुछ चीजें हों? ऑलरेडी विवाद शुरू है, E20 को लेकर के, एथेनॉल को लेकर के बातें होने लगी है। और चूंकि विपक्ष के पास वो मुद्दा भी नहीं है और विपक्ष उसको मुद्दा बनाना भी नहीं चाहती, क्योंकि विपक्ष के पास और मुद्दा है कि स्वयं का सर्वाइवल कैसे देखें। तो इन सब गंभीर विषयों पर हम बात करेंगे अवनीश सर के साथ। सर प्रणाम, नमस्कार सर। सबसे पहला सर प्रश्न, जी। कमजोर होते क्षेत्रीय दल और जिस तरह से टीएमसी वालों को तोड़ा गया, और मतलब टूटे या तोड़ा गया जो भी है, और जिस प्रकार से नई परिपाटी में एक नए पार्टी में शामिल हुए और एनडीए को सपोर्ट किया, उससे बंगाल के भी हिंदू कह रहे हैं कि भाई ये वाली तो बात नहीं हुई थी। तो ये जो शून्यता है, क्या वो विकल्प को जन्म दे सकती है? इस वक्त विपक्ष कहां खड़ा है और सत्ता पक्ष कहां खड़ा है? भारत की राजनीति कहां जा रही है? टेक योर टाइम सर, 9-10 मिनट आप इस पर लगातार एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिल्कुल, वाकई बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेकिन अभिषेक जी, जरा चीज पर ध्यान दीजिए। लोग क्या कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से क्षेत्रीय पार्टियों को खतरा है। जरा थोड़ी देर इस पर बात की जाए कि क्या ये कथन सही है। क्षेत्रीय पार्टियों को क्या भारतीय जनता पार्टी से खतरा है, या असल खतरा उनको किससे है? ये बड़ा महत्वपूर्ण है। मुझे लगता कांग्रेस है से है, मैं तो कि मानता हूं। मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग इस कथन के साथ बह जाते हैं कि साहब देखिए, भारतीय जनता पार्टी से क्षेत्रीय दलों को वो खतरा है। लेकिन अगर एक्चुअली आप देखिएगा तो ये जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, इनका जन्म किस बेस वोटरों के बदौलत हुआ है? अगर आप सारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस ले से। लीजिए, हाँ आप बिहार ले लीजिए, आप उत्तर प्रदेश ले लीजिए, क्रम से चलिए। हालिया जहां बंगाल में एक क्षेत्रीय दल की सत्ता खत्म हुई है, आप बंगाल में भी ले लीजिए। बंगाल में ममता बनर्जी निकलती हैं, और बंगाल में जो लेफ्ट के पास मुसलमान का वोट था, उससे पहले कांग्रेस के पास था, वो वही वोट शेयर लेके आती हैं, और आने के बाद अपनी पार्टी को स्थापित कर लेती हैं, 15 साल की सत्ता चलाती हैं। आप मुलायम सिंह की राजनीति देख लीजिए। मुलायम सिंह किसका वोट बैंक लेके अपनी सपा को यहाँ पर जन्माए? और मैं यहाँ तक कि बसपा की बात करता हूँ, बसपा का भी उभार हुआ तो जो एससी वर्ग का वोट कहा जाता था कि ये कांग्रेस का परंपरागत वोट है, मुसलमान और जो एससी और एसटी समुदाय है, तो आखिर यही वोट बैंक से तो दो पार्टियां उत्तर प्रदेश में निकली। एक सपा निकली और दूसरी बहुजन समाज पार्टी निकली। आप बिहार का देख लीजिए, तो बिहार में भी कांग्रेस के जो परंपरागत वोटर्स थे, वही वोट बैंक निकल के गया, और वहां पर लालू प्रसाद यादव की राजनीति आई। तो ये क्षेत्रीय दल बने कांग्रेस को नुकसान करके और कांग्रेस को तोड़ के। और कांग्रेस को तोड़ के जब ये दल बने, तो जब ये डिसमेंटल होंगे तो वो कहां जाएंगे? कांग्रेस अब में ही जाएंगे। स्थिति इन तमाम समय में बदली है। जी, आप कुछ कह रहे हैं? मैंने बोला ये टूट के भी बिखर के भी जाएंगे तो उसी गंगोत्री से जहां से निकले हैं, तो या सागर में जाएंगे, वो कांग्रेस है।
कांग्रेस है, लेकिन इन 2-3 दशकों में भारतीय जनता पार्टी ने जो एक नई हिंदू एकीकरण की अवधारणा वाली राजनीति, न सिर्फ इसको यहाँ पैदा किया बल्कि अब 2014 से वो ज्यादा सस्टेन कर रहा है और वो दिखाई दे रहा है, वो विजिबल हो रहा है। यही वजह है कि सपा पीडीए का कल्पना तो करती है, लेकिन आप देखिए तो विधानसभा में वो परंपरागत वोट बैंक यादव समाज और मुसलमान को छोड़ के जो बाकी पीडीए का है, वो धीरे धीरे 2014 की राजनीति के बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ। यही स्थिति दलितों के साथ हुई, जो हमारे एसटी एससी भाई हैं। आप देखिए कि मायावती की राजनीति जितनी कम से कमतर होती गई भारतीय जनता पार्टी के खामे में, और अब ये जो वर्ग है, जो बसपा का परंपरागत वोटर था, जो सपा के साथ गैर यादव ओबीसी अति पिछड़ा ये जो जुड़ा था, ये डिसमेंटल हुआ है और उसको भारतीय राजनीति ने किया है। तब आप देख रहे हैं कि भाजपा जो है वो हिंदू एकीकरण की बात करती है। यही आपने बंगाल में देखा, यही आपने देखा बिहार में। तो ये वापस होगा, लेकिन जाएगा कहाँ? ये कुछ ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी के पास आके 2014 से जमा हुआ है, चाहे वो आपका दिल्ली का इलेक्शन हो और चाहे आप देखिए 2017 का उत्तर प्रदेश का हो, उसके बाद 2022 का उत्तर प्रदेश का हो, बिहार का हो। तो ये दोनों जगह हुआ है, केंद्र में भी हुआ है और यहाँ भी हुआ है। ऐसे में अगर वाकई क्षेत्रीय दलों को किसी से खतरा है तो वो राहुल गांधी की कांग्रेस से खतरा है। और कांग्रेस दोबारा अपने रिवाइवल के लिए, राहुल आप लगातार देखिए मुसलमान और बाकी एसटी एससी और अति पिछड़े वर्ग को बार बार एड्रेस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से क्षेत्रीय दलों को चुनाव हारने का संकट हो सकता है, लेकिन उनकी राजनीति ही समाप्त हो जाए, ये संकट उनको कांग्रेस से है। तो पहले तो मुझे लगता है कि ये अवधारणा क्लियर करने की आवश्यकता है। भाई भाजपा से सपा एक चुनाव हार सकती है, 2 चुनाव हार सकती है, बिल्कुल, लेकिन सपा की राजनीति भाजपा नहीं खत्म कर सकती, इसलिए कि वो उसका डोमेन नहीं है। जिस डोमेन में सपा जैसी पार्टियां, आरजेडी जैसी पार्टियां, टीएमसी जैसी पार्टियां राजनीति करती हैं, वो डोमेन कांग्रेस का है। तो अगर उनकी राजनीति खत्म होगी तो वो कांग्रेस खत्म कर सकती है। हाँ, उनको चुनाव जरूर भाजपा हरा सकती है। तो ये स्थिति है, मुझे लगता है कि इसको इस रूप में देखना चाहिए। और यही वजह है, बड़ा महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूं, यही वजह है, आपने अच्छा कहा कि हम इसे केवल बंगाल के संदर्भ में नहीं देखेंगे, हम इसे पूरे भारत पैन इंडिया देखने के प्रयास करेंगे। तो ये बात इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि ये सिलसिला आगे क्यों बढ़ रहा है। मैं कहता हूं, मान लीजिए किसी वजह से, हालांकि 293-94 की विधानसभा में 80 अगर विधायक किसी के पास हैं तो एक बहुत अच्छा विपक्ष है, 40% से ज्यादा वोट है टीएमसी के पास, वो एक अच्छा विपक्ष है। लेकिन अगर वहां ये डिसमेंटलिंग हुई है तो इसका असर आप इसीलिए देख पा रहे हैं कि महाराष्ट्र में बात होनी है, शुरू हो रही, डीएमके के साथ बात होनी शुरू हुई, उसके साथ उत्तर प्रदेश में ये बात बड़ी मजबूती से तैर रही है। मैं दर्शकों को बता दूं कि 7 से 8 सांसद वो भाजपा के संपर्क में है। अब यहाँ पर एक चीज और कह के फिर आगे देखेंगे कि एक तरफ क्षेत्रीय पार्टियों का कमजोर होना, ये हम देख रहे हैं, लेकिन यहाँ भाजपा की राजनीति आप देखिए, भाजपा ने अपनी राजनीति में, अपनी रणनीति में एक परिवर्तन किया। वो परिवर्तन आपको साफ दिखाई दे रहा है। और ऐसा नहीं है कि त्रिपुरा की एक छोटी सी पार्टी में इनको एंटी डिफेक्शन लाके टेक्निकल वजह से टीएमसी के लोगों को ज्वाइन करा दिया। इससे पहले अगर आप महाराष्ट्र में देखेंगे तो एनडीए के स्वरूप को बड़ा करने के साथ एक नंबर की तरफ काम कर रही है भाजपा। ये क्रम बंगाल से ही नहीं शुरू हुआ है, ये महाराष्ट्र में इससे पहले शुरू हुआ जब सिंधे गुट को उन्होंने अलग से एकोमोडेट किया। तो आप देखिए भाजपा अब सीधे एंट्री देने के बजाय एनडीए को बड़ा कर रही है। और इसी के साथ एक संकेत और जाता है, जो आपने बात कही, हम लोग जिस पर बात कर रहे हैं कि भाई साहब क्षेत्रीय दलों की अस्मिता। तो आप मुझे ये बताइए, क्षेत्रीय दलों की अस्मिता, उनकी आइडेंटिटी, उनकी पॉलिटिक्स और अपने समाज के लिए जिसको वो रिप्रेजेंट करते हैं क्षेत्रीय दल, उनके विकास के लिए
आप एनडीए में उनका स्थान ज्यादा अच्छा देख रहे हैं या आप उनको जो है विपक्ष के साथ देख रहे हैं? उदाहरण मैं दे देता हूं। आप मुझे ये बताएं, लोक जनशक्ति पार्टी का उदाहरण ले लीजिए आप, बिहार में। बिहार में, उत्तर बिल्कुल। प्रदेश में आ जाइए, निषाद पार्टी, राजस्थान। संजय निषाद। हमारे अति पिछड़ाओं भाइयों की राजनीति करने वाले हमारे ओम प्रकाश राजभर। तो आप एनडीए, और अब आप देखिए टीएमसी से निकल के जाने के बाद, दूसरी पार्टी ज्वाइन करने के बाद, वह भी एनडीए के हिस्से। आप महाराष्ट्र में देखिए एनडीए की बढ़त हुई। तो क्षेत्रीय दलों को साथ रखकर भारत के विकास के साथ, हिंदू एकीकरण के साथ, समाज के साथ, समाज की एकरूपता के साथ, आप मुझे बताइए कि एनडीए और भाजपा ने इतना अच्छा मॉडल दिया है। तो बात अब इस पर होनी चाहिए कि क्षेत्रीय दलों की पॉलिटिक्स एनडीए के साथ ज्यादा सुरक्षित है या विपक्ष यानी कांग्रेस के साथ ज्यादा सुरक्षित है? लोग साफ देख फेयर, लें। जी। फेयर, फेयर। अब सर जो आपने बात कही इससे एक पिच और बाहर निकल गया है कि एक्चुअली क्षेत्रीय दल के एग्जिस्टेंस का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उनकी आइडियोलॉजी का है। यानी भाजपा ने जो हिंदुत्व की पिच खेली है, विपक्ष के पास ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जो अच्छे ढंग से हिंदुत्व राष्ट्रवाद का पक्ष रखे, वरना भाजपा को उस पिच पर मुश्किल हो सकती है। एज तमिलनाडु में एक एक्सपेरिमेंट किया अन्नामलाई ने, चूंकि अन्नामलाई बीजेपी का वहां प्रेजेंस नहीं था, तो अन्नामलाई के तरफ वो राष्ट्रवादी लोग जुड़े और पहले ही दिन जब नई पार्टी बनी तो किस प्रकार से हमने देखा कि एक कुनबा जुड़ गया, बड़ा कुनबा जुड़ गया। लेकिन ये सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट हुआ था साउदर्न इंडिया में ही, आंध्र प्रदेश में, जब बहुत तेजी के साथ वहां भी एक सुपरस्टार पवन कल्याण राइज किए। यानी अगर भाजपा की राजनीति या को कहें कि राष्ट्रवाद की, देश हित की राजनीति को अपनाया जाए तो विपक्ष से कई नए प्लेयर, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस खड़ा हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस के ऊपर ऑलरेडी हिंदू द्रोही, समाजवादी पार्टी के साथ, राजद के साथ ये लेबल लगा हुआ है, वो अपने में सुधार नहीं कर सकते। लेकिन एक नए प्लेयर के लिए स्पेस ओपन हो रहा है क्या नॉर्दर्न इंडिया के भी बेल्ट में? ये अपने आप में बड़ा प्रश्न होगा, क्योंकि तमिलनाडु में तो हम एक उदय होते हुए देख रहे हैं। अच्छा, इससे एक और चीज समझ में आ रहा है सर, क्या कांग्रेस तो टीवीके के साथ भी ज्वाइन कर सकती है, मगर डीएमके जैसे लोग क्या, जो सनातन को मिटाने चले थे और हम मिटते मिटते वापस कह रहे हैं कि ठीक है, मुद्दों पर ही सही हम आपको एनडीए को सपोर्ट दे देंगे, विमेन रिजर्वेशन बिल पर हो गया, बाकी अन्य मुद्दों पर, डिलिमिटेशन पर भी हो जाएगा, हम कर लेंगे। तो अब यहां से भाजपा की राजनीति आप किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं सर? बड़े महत्वपूर्ण और बड़ा मजेदार एंगल आपने उठाया। मैं इस बात को कई बार कई जगह रख रहा हूं, अपने यहाँ भी रखा। भाजपा ने दरअसल राष्ट्रवाद की राजनीति को अब एक ऐसा स्वरूप दिया है जिसमें आप देखिएगा केस टू केस, जैसे होता है ना कि केस टू केस, पर्सन टू पर्सन, बॉडी टू बॉडी। भाजपा ने अब यह रणनीति, और इसको सबसे सफलता से अभी बंगाल में होते हुए हमने देखा। कैसे? बंगाल में भाजपा ने यह सिद्ध कर दिया कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी एक बंगाली पार्टी। मैं बार बार ये कहता था कि इस बार बंगाल में 2021 वाली गलतियां नहीं कर रही है, या वो मौके नहीं दे रही है ममता बनर्जी को कि ये बंगाली बनाम बाहरी करा पाए। तो बंगाल को कैसे किया? बंगाल में बंगाल के लिए, बंगाली मुद्दों पर, वहां पर भगवा के साथ भी मछली खाकर दिखाया। क्यों? क्योंकि बंगाल की राजनीति के लिए, बंगाल के समाज के लिए वह एक महत्वपूर्ण कारक है। हो सकता है उत्तर प्रदेश और बिहार के वो कथित राष्ट्रवादी इसके लिए परेशान हो जाएं, अरे बताइए, भगवा पहन के वहां, वहां की भोजन संस्कृति, यानी बंगाल को बंगाल के चश्मे से हैंडल किया, और ये कोई बंगाली बन नया गया। तरीका नहीं था। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं याद दिला रहा हूं कि इससे पहले बहुत अच्छी सफलता के साथ ये प्रयोग कहाँ कर चुकी है भाजपा? नॉर्थ ईस्ट में, असम को बेस नॉर्थ बना के, असम में बिल्कुल असमी भाजपा बन के चली गई। और वहां पर आप देखिए नॉर्थ ईस्ट में किरण रिजिजू ने, उन्होंने खुल के कहा कि हाँ हम लोग खाते हैं, हमारी भोजन संस्कृति इस तरह की है। आप एमना एलोंग से बात करिए, वो खुल के कहते हैं यस हमारी ये भोजन संस्कृति है। छठे शेड्यूल में वो पूरा इलाका नॉर्थ ईस्ट का
उसका सम्मान करते हुए उनके कल्चर का, उनके आइडेंटिटी का, उनके रिचुअल्स का, उनके भोजन का, उनकी फूड चेन का भाजपा ने वहां पर वो बन के दिखाया कि हाँ, हम नॉर्थ ईस्ट की भाजपा हैं। जब वो उत्तर प्रदेश में आती है, तो उत्तर प्रदेश में वो सोशल इंजीनियरिंग करके दिखाती है कि हाँ देखो, हमारे प्रदेश अध्यक्ष देख लो, हमारे कमेटियों में देख लो, हमारा एक विस्तारवाद देख लो, जिसके वजह से थोड़ा जल्दीबाजी में भावुक होके लोग भीमटा, नीमटा, चिमटा जैसी भाजपा कह देते हैं। यही बिहार में आप देखिए तो बिहार कोई स्पेसिफिक लेके और वहां पर एक सो करके वहां के कल्चर का, वहां की जातीय व्यवस्था का, वहां के सामाजिक ताने बाने का। तो भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवादी राजनीति का एक ये स्वरूप दिया है। आप केरल में चले जाइए, इसलिए कोई यूनिफॉर्म बिहेवियर या एक्शन न करके एक यूनिफॉर्म जैसी चीज न लागू करके, क्योंकि अलग अलग जगहों पर, क्योंकि अगर हिंदी पट्टी से आपको विस्तार करना है तो ये काम आपको करना होगा। नॉर्थ ईस्ट में ये सफलता आपको मिली ना, आज भगवा में है। बिल्कुल। बंगाल में हम्म। ये सफलता आपको मिली जब इस चुनाव में भाजपा ने इस तरीके से खेला। आगे आने वाले समय में अन्ना मलाई का मैं अब नाम ले रहा हूं, मैं ये दावा नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपने बहुत अच्छे तरीके से उस लाइन को लिया कि क्या वहां पर राष्ट्रवादी विपक्ष भी अब पैदा कर रही है भारतीय जनता पार्टी, ये प्रयोग भी है। जी हाँ, बिल्कुल है। भारतीय जनता पार्टी अगर तमिलनाडु में द्रविडियन पॉलिटिक्स के इस अंत के बाद जब जनता ने नकारा है, द्रविडियन दोनों पार्टियों को वहां नकारा है, तो एक बड़ा वैक्यूम क्रिएट हुआ है। उस वैक्यूम को किस चीज की तलाश है? एक तमिलियन थलैवा की, जो तमिलियन बिल्कुल। आइडेंटिटी, तमिलियन पॉलिटिक्स, तमिलियन समस्या, तमिलियन चीजें, तमिलियन स्टाइल। तो ये एक है अन्नामलाई के तौर पर। और मैं आज कह रहा हूं, आपने बड़ा अच्छा कहा कि सारे राष्ट्रवादी सनातनी जिनका इंक्लिनेशन ट्रेडिशनली भारतीय जनता पार्टी के साथ है, वही तो अन्नामलाई की थातियां वहां बन रहे हैं। तो निश्चित तौर पर राष्ट्रवादी राजनीति तमिलनाडु में जगाने का काम अन्नामलाई जैसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने वहां अवसर दिया है। मैं जरा बचूंगा ये कहने से, अभिषेक जी, मुस्कुराते हुए ही सही, कि वहां पर प्लेस नहीं किया है बल्कि अवसर दिया है कि लेट्स ग्रो अप। तो नो नो, ये भारतीय जनता पार्टी की एक पैन इंडिया आप मॉडल देखेंगे। मैं तो सर क्लियरली कह रहा हूं, जो अब इंफॉर्मेशन हैं डायरेक्टली नॉट बैक्ड बाय आरएसएस बजरंग दल, बट यस आरएसएस बजरंग दल पीपल जो वहां थे, दे ज्वाइन अन्नामलाई, और तमिल आइडेंटिटी के साथ जो है ये एक नया क्लेवर और फ्लेवर चल रहा है। अब यहाँ महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि पंजाब में आपको याद होगा सर, कुछ दिन पहले हरभजन सिंह जी को बुलाया गया था, एंड आपके पास भी वो इंफॉर्मेशन होगी कि अमित शाह जी के साथ वो चर्चा के दौरान हुए कि भाई बहुत सीरियस बात हुई कि भाई सिखिज्म के अंदर जो कन्वर्जन है उस पर चर्चा हो। लेकिन अमित शाह करेंगे, मोदी करेंगे, तो उतना फिट नहीं बैठेगा। लेकिन कमाल की बात है कि अगर हरभजन के थ्रू ये बयान दिलवाया जाए इलेक्शन से पहले, या जो अभी वर्तमान में अभी जो कल सिचुएशन पंजाब में क्रिएट हुआ भगवंत मान को लेकर के, अकाल तख्त ने कह दिया कि भाई ये गुरु द्रोही हो गए हैं, खालसा द्रोही हो गए हैं, तो जो अब एलिगेशन है बहुत गंभीर है, क्योंकि अकाल तख्त से ये ऑर्डर पास हुआ है। कोई अभिषेक तिवारी या अवनीश सर की औकात नहीं है, इनफैक्ट भारत में किसी की औकात नहीं है कि उस तख्त के ऑर्डर को कोई सिख जो है ये कर सके। पहली बात। दूसरी बात, रवनीत सिंह बिट्टू को राज्यसभा नहीं भेजा इस बार, बोला जाइए शुभेंदु अधिकारी बनिए, जाइए बनिए। वहां भी क्षेत्रीय दल के रूप में आम आदमी पार्टी राइज की, लेकिन एक्सपेक्टेशन से बहुत नीचे रही। कांग्रेस का राइज हो सकता था, लेकिन कांग्रेस अपनी आदत से मजबूर है, वहां उनके पास अब टीम नहीं है, फाइटर नहीं है, और जो है बस थोड़ा बहुत बचा हुआ कैडर। शिरोमणि अकाली दल की हालत खराब है। एक पार्टी और राइज कर सकती है, मैं बार बार कह रहा हूं, शिरोमणि अकाली दल अमृतसर, क्योंकि आम आदमी पार्टी से जो नाराज होंगे वो शिफ्ट बीजेपी की तरफ से कंप्लीट ना होकर के उधर हो सकते हैं, क्योंकि उनका जो जुड़ाव है वो कनाडा के अराजक तत्वों के साथ और इन सब पे एलिगेशन, ऐसा लगता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि है, मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं, ऐसा लगता है मीडिया में। और ऐसी सिचुएशन में एक और स्टेट की चर्चा कर लेते हैं, बॉर्डर स्टेट, क्रूशियल स्टेट, स्टेट, नई टेक्नोलॉजी, क्या नई रणनीति भी देख रहे हैं आप?
नहीं, ये अभिषेक अगर आप देखिए तो ये वही एक्सटेंशन है। जैसे बंगाल को, बंगाली यूनिट को ये बोला गया कि आप बंगाली बन के यहाँ पर बंगाल की समस्याओं को आइडेंटिफाई कीजिए, उसको एड्रेस कीजिए, और यहाँ बंगाली बन के भारतीय जनता पार्टी राजनीति किया। अभी मैंने तमिलनाडु के बारे में यही कहा। तो ये केस टू केस, नॉर्थ ईस्ट, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और आप जरा नियुक्तियां देख लीजिए, अभी जो प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है राज्यसभा में, मध्य प्रदेश से एक हिंदू नेता को पंजाब के लेके जाया गया, और 40% से ज्यादा वहां पर दलित आबादी है। पूरे भारत में किसी स्टेट में सबसे बड़ी अगर दलित आबादी है तो वो पंजाब में है। हम्म, काशी राम जी ने बहुजन समाज पार्टी की राजनीति ही खड़ी की थी पंजाब से। बिल्कुल। लेकिन चूंकि जट सिखों ने वहां पर 10-12% जट सिखों ने हमेशा से पंजाब की राजनीति पर उनका प्रभाव रहा है, नहीं करने दिया, तो वो उत्तर प्रदेश आए। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर पंजाब में पंजाबी भारतीय जनता पार्टी, मैं बार बार यही कह रहा हूं, वो त्रिपुरा में आपको त्रिपुरा भारतीय जनता पार्टी लड़ती हुई दिखेगी। बंगाल में उसने बंगाल भारतीय जनता पार्टी, तमिलनाडु में आपको तमिलनाडु जनता पार्टी, आज अन्नामलाई गए हैं, उनको करने दें राजनीति। पंजाब में भी यही स्थिति है। बिल्कुल आपने बिट्टू को कहा, बिट्टू को कि ये कहा गया है कि आप ज्यादा से ज्यादा समय पंजाब में दीजिए। मैंने तो इस पर एक वीडियो किया था कि क्या बिट्टू के अंदर वो पोटेंशियल है कि वो पंजाब के शुभेंदु अधिकारी बन के दिखाएं। स्पेसिफिक केस पकड़ रही है, एक स्टेट पकड़ रही है भाजपा, और उस स्टेट में कौन सा चेहरा सूट कर सकता है, कौन सी पार्टी लाइन सूट कर सकती है। अब कई विपक्ष वाले कहेंगे कि भाई साहब ये तो फिर अपनी आइडियोलॉजी से समझौता है। प्रिंसिपल कुछ ऐसे हैं पॉइंट्स जिस पर भारतीय जनता पार्टी टस से मस नहीं हो रही, ये उसने विश्वास दिला दिया है। दूसरा, भाजपा ने डबल इंजन सरकार के महत्व को बहुत अच्छे तरीके से ब्रांड बना के स्थापित कर दिया है भाजपा ने पूरे देश में। लोग, कोई भी स्टेट हो, किसी भी राज्य की राजनीति हो, वहां लोग अब इसको प्रमुखता से ले रहे हैं कि भाई साहब अगर प्रदेश में भी केंद्र वाले पार्टी की ही सरकार हो तो डेवलपमेंट की स्पीड ज्यादा बढ़ जा रही है, लॉ एंड ऑर्डर में ज्यादा अच्छे नतीजे आ रहे हैं। ये सारा कुछ डबल इंजन सरकारों ने करके भाजपा ने दिखाया कि देखो ये मॉडल। और पंजाब के बारे में मैं बताऊं, एक बहुत बड़ा अंडर करंट, आज नहीं, जैसे जैसे पंजाब का चुनाव चढ़ेगा अभिषेक जी हम लोग बात करेंगे। पंजाब में जो ड्रग्स की समस्या है उसको लेके अब पंजाब के हर वर्ग में जो एक भाजपा या नरेंद्र मोदी के प्रति एक हेट्रेट आपको दिखाई देती है, जो कि कुछ अलगाववादी मानसिकताओं द्वारा पंजाब में पैदा की गई है, जबकि प्रधानमंत्री का एक विशेष श्रेय हमको दिखाई देता है पंजाब के लिए, खासतौर से सिख धर्म के लिए और तमाम चीजों में। लेकिन उसके बावजूद भी फिरोजपुर फ्लाईओवर जैसे हादसे होते हैं, इसी पंजाब में होते हैं। लेकिन स्ट्रॉन्ग फीलिंग अब पंजाब के हर समाज में है कि भाई देखो, अगर हमारे ये जो ड्रग्स से बर्बाद होते युवा हैं, अगर इन मामले में कोई वाकई अगर रोकथाम और अच्छा काम कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के टर्म में देखा। इसमें एक प्रश्न ऐड कर लीजिए और उसके साथ हम समाप्त करेंगे। जब क्लियर विजुअल है कि चाहे पंजाब भी हो, वो भी राष्ट्र देख रहा है, ऐसे मुद्दे ड्रग्स से लेकर के पलायन का मुद्दा और इन सब पर हावी है। और मैं बता दूं, मैंने पहले इस पे एपिसोड किया, मैंने बताया कि बीजेपी को वहां पे सरकार बनाने के लिए सिर्फ 28% वोट शेयर चाहिए, 18 पर खड़ी है, 10% हमने बंगाल में राइज होते हुए देखा है। और अगर वो 27 भी ले आई तो बिना बीजेपी के सरकार नहीं बनना, या फिर वहां पे राष्ट्रपति शासन लगना। ऐसा क्या है जो विपक्ष इस राष्ट्रवाद को नहीं देख पा रही है, इस हिंदुत्व के जो नए इक्वेशन है, जहां पर हिंदू तमाम षड्यंत्रों के बाद ब्रेक नहीं हो रहा है इस सोशल मीडिया के दौर में। ऐसा वो कौन सा चीज है, कौन सी लालच है जो विपक्ष को सत्य देखने से या उनके पॉलिटिकल एनालिसिस करने वालों को सच देखने से रोक रहा है? सर नहीं नहीं नहीं, सच उनको दिखाई दे रहा है, लेकिन ये उनका सिलेबस नहीं है, ये उनका पॉलिटिकल सिलेबस नहीं है। बड़ी सिंपल सी बात है, जो बातें हम समझ रहे हैं, जो बातें दर्शक समझ रहे हैं कि भाई भारत में जो हिंदू हित की बात करेगा वही भारत पर राज करेगा, ये साफ तौर पर एक फिनोमिना
वोटर्स के मन में बन गया है, समाज के मन में। एक चीज मैं और कहता हूँ, महाराष्ट्र का उदाहरण मैं दूं। महाराष्ट्र में आप देखिए, लोकसभा में थोड़ा सा झटका दिया, लेकिन विधानसभा में पटका, अभी विधानसभा में भी पटका ही था, उसके बाद निकायों में पटका, उसके बाद बीएमसी में किया। यानी आप अगर बाकी जगहों राज्यों में भी देख लीजिए, तो छोटे चुनाव, निकायों के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का लगातार प्रदर्शन, ग्राम प्रधानी के चुनाव में आप देखिए, ये क्यों होता जा रहा है? ये इस वजह से भी होता जा रहा है कि जनता को सड़क, नाली, खड़ंजा, पुल, पुलिया, अच्छे हाईवे, हॉस्पिटल, एयरपोर्ट सब मिले, लेकिन उसको वो राष्ट्रवादी रैपर की पॉलिटिक्स से मिलना है। ये एक नया राजनीतिक मसौदा तैयार हुआ है। विपक्ष यह नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि यह उसका डोमेन नहीं है। दूसरा, भाजपा के सामने आप बड़े हिंदू नहीं बन सकते, काबिल हिंदू नहीं बन सकते। ये मुगालता छोड़ दीजिए। आप चाहे सर के ऊपर जनेऊ लपेटिए, चाहे कुर्ते के ऊपर लपेटिए, चाहे आप साइकिल को जनेऊ से बांध दीजिए, चाहे आप हाथी पर जनेऊ लपेट दीजिए, गॉन द डेज। कहीं से भी वह नहीं मानने वाला है। हिंदुत्व की राजनीति, उस पिच पर आप भाजपा को नहीं टक्कर दे सकते। क्यों? क्योंकि आपने इसके प्रति इतने आपके कर्म बुरे हैं, वो क्रेडिबिलिटी आपके पास बची नहीं रह गई है। यही वजह है। आप जिस बात को कह रहे हैं कि क्या ये राष्ट्रवादी राजनीति को विपक्ष समझ नहीं रहा है? अरे समझ रहा है, और यहां से इस कदर निराश है कि राहुल गांधी मुस्लिम लीग कांग्रेस को नहीं, बल्कि अब लश्कर कांग्रेस बना के पेश करने पर मजबूर हैं, या उन्हें उन्हीं से अब उम्मीद है कि सलमा सुल्ताना और मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। अखिलेश यादव, वो जान रहे हैं कि वो सनातन के पक्ष की राजनीति नहीं कर सकते, वो ट्रैक उनके पास नहीं है। तो ये अब साफ हो चुका है, इन लोगों का कमबैक नहीं हो सकता। यही वजह है कि अब ये एक पक्ष की राजनीति कर रहे हैं और वही करेंगे। आपको दिनों दिन ये मुसलमानों के प्रति और जो गैर सनातनी नेगेटिव वोट्स हैं, ये उन्हीं को फोकस करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये समझ नहीं रहे हैं, ये समझ रहे मतलब हैं और अपनी बिसात जान रहे हैं, या इस वजह से ये इस डोमेन में ट्राई नहीं कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात, यानी आने वाले दिनों में सरकार इनडायरेक्टली कहना है कि लोग खतना कराते हुए भी दिखेंगे। लेकिन भाजपा उस तरफ बढ़ रही है, जो भारत की राजनीति को कह रही है कि भाई कोट के ऊपर सावरकर जी ने जो कहा है, वो पहनने का टाइम आ गया है। तो समझदार लोग पहन रहे हैं और नासमझ लोग कह रहे हैं कि हम टिके रहेंगे। तो क्या हम अन्य क्षेत्रीय दलों के अंदर जो एम्बिशियस लोग हैं, उनमें टूट देखेंगे? जैसे एनसीपी टूटी, तो क्या समाजवादी पार्टी, राजद और ये भी टूटेगी? एक भाई तो पहले ही निकल गए हिंदुत्व के नाम पर, तेज प्रताप यादव। ये देखना इंटरेस्टिंग है। भाई भाई निकल गया। उसी प्रकार से क्या आगे भी हम ये पॉलिटिक्स देखेंगे? खैर ये तो भविष्य का गर्व है, लेकिन आज स्थिति ये है कि भाजपा को रोकने के लिए आप कोई भी अलायंस कर लीजिए, वो अलायंस तब तक पर्याप्त नहीं है जब तक आपके पास प्रभु श्री राम का आशीर्वाद नहीं है। आज के संस्करण में इतना ही। सर, आप शो में आए उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपसे निवेदन है, जिस प्रकार से आप द अभिषेक तिवारी शो और प्रारब्ध को स्नेह देते आ रहे हैं, उसी प्रकार से देते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय जय श्री राम, प्रणाम।